जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस अंतरराष्ट्रीय संबंध। प्रश्न 1 अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव और होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। इस संकट के आलोक में भारत की रणनीतिक और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। उत्तर भूमिका। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम सीजफायर समाप्त होने और दोनों देशों के बीच होर्मुज जल्द मरुमध्य में हवाई हमलों के आदान प्रदान से पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। होर्मुज जल्द मरुमध्य विश्व का सबसे संवेदनशील ऊर्जा चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया की कुल तेल उपभोग का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत के हितों पर रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव। ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो कच्चे तेल और एलपीजी के लिए पश्चिम एशिया पर भारी निर्भर है। इस मार्ग में बाधा आने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। आर्थिक आघात और मुद्रास्फीति। आपूर्ति में व्यवधान से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत का व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और घरेलू स्तर पर आयातित मुद्रास्फीति इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा पैदा होगा। इसके अलावा समुद्री जोखिम बढ़ने से माल ढुलाई लागत, फ्रेट कॉस्ट और बीमा प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि होगी। भू राजनीतिक संतुलन की चुनौती। युद्ध के कारण भारत का झुकाव इजराइल अमेरिका यूएई ब्लॉक की तरफ देखा जा रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों जैसे चाबहार बंदरगाह तथा व्यापक खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। भारत की रक्षात्मक रणनीतियां। इंश्योरेंस पॉलिसी। भारत ने ऐसे भू राजनीतिक झटकों से बचने के लिए इस समय रहते अपने तेल आपूर्तिकर्ता आधार का विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन किया है, जैसे रूस से रियायती दरों पर तेल आयात बढ़ाना। निष्कर्ष। होर्मुज संकट भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए राजनयिक प्रयास तेज करने और घरेलू स्तर पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर तथा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रश्न 2 भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध आधुनिक द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने में सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करते हैं। प्रम्बानन मंदिर प्रम्बनन टेम्पल संयुक्त बहाली परियोजना के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। उत्तर भूमिका। भारतीय प्रधानमंत्री और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा योग्याकार्ता में स्थित 9वीं शताब्दी के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के लिए एक संयुक्त संरक्षण परियोजना जॉइंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ये पहल दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सांस्कृतिक संबंधों का महत्व और प्रम्बानन मंदिर की प्रासंगिकता। साझा ऐतिहासिक विरासत। प्रम्बानन मंदिर परिसर मध्य जावा में मताराम साम्राज्य के संजया राजवंश द्वारा निर्मित दक्षिण पूर्व एशिया में शैव हिंदू वास्तुकला और कला का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसकी आंतरिक दीर्घाओं में जवानी भाषा के रामायण और भागवत पुराण के महाकाव्यों की नक्काशी दोनों संस्कृतियों के गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करती है। रेस्टोरेशन में एसी की भूमिका। इस बहाली परियोजना का नेतृत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसी कर रहा है, जो भारत की तकनीकी और सांस्कृतिक कूटनीति की वैश्विक साख को मजबूत करता है। सॉफ्ट पावर का रणनीतिक उपयोग। कूटनीति में साझा सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक और रक्षा समझौतों के लिए एक मजबूत और सौहार्दपूर्ण धरातल तैयार होता है। निष्कर्ष। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रम्बानन मंदिर जैसे ऐतिहासिक प्रतीकों का संयुक्त संरक्षण न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक विस्तार करता है, बल्कि हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक विश्वास को भी नई ऊंचाई प्रदान करता है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस गवर्नेंस एवं सामाजिक न्याय। प्रश्न 3 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE के हालिया आंकड़े भारत की उच्च शिक्षा प्रणालियों में लैंगिक समावेशन और सामाजिक जनसांख्यिकी में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। इसके प्रमुख निष्कर्षों और निहितार्थों की विवेचना कीजिए। उत्तर भूमिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक खाका प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष पिछले एक दशक 2014 से में देश की उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता और वंचित समूहों की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधारों की पुष्टि करते हैं। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष और सामाजिक आर्थिक निहितार्थ। नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि। उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2014-15 के 3.42 करोड़ से 31.5% बढ़कर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 4.5 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। ये देश में शिक्षा की बढ़ती पहुंच और जागरूकता को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता GPI। उच्च शिक्षा में महिला छात्रों के नामांकन में 2014-15 से 42.2% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। लैंगिक समानता सूचकांक GPI लगातार 7 वर्षों से 1.0 से ऊपर वर्तमान में 1.08 बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। सटीक स्टेम पाठ्यक्रमों में बदलाव। पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हो गई है, जो तकनीकी क्षेत्र में लैंगिक अंतर को पाटने में मददगार होगी। वंचित वर्गों का समावेशन। अनुसूचित जाति SC के छात्रों के नामांकन में 45.7% और अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के नामांकन में 75.7% की भारी वृद्धि हुई है, जो ये साबित करता है कि सरकारी छात्रवृत्ति और समावेशन नीतियां प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। चुनौतियां। नामांकन दर। एनरोलमेंट में वृद्धि के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और नवाचार के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और स्नातकों के लिए रोजगार क्षमता एम्प्लॉयबिलिटी सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे की राह। इन सकारात्मक जनसांख्यिकीय बदलावों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से कौशल विकास और उद्योग अकादमिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षित कार्यबल आर्थिक विकास का इंजन बन सके। प्रश्न 4 भारत में जनगणना सेंसस केवल जनसांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक न्याय का एक वैधानिक उपकरण है। इस कथन के आलोक में जनगणना की गोपनीयता और इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। उत्तर भूमिका। संसद के वैधानिक प्रावधानों। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित होने वाली भारतीय जनगणना विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है।
आगामी जनगणना में पहली बार वैधानिक रूप से समर्थित जातिगत गणना, कास्ट एन्यूमरेशन और डिजिटल हैंडहेल्ड उपकरणों के उपयोग जैसी नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है, जो इसके प्रशासनिक आयाम को और व्यापक बनाते हैं। नीति निर्माण और सामाजिक न्याय में महत्व। लक्षित लोक कल्याणकारी योजनाएं। जनगणना से प्राप्त डेटा सरकारों को यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों या समुदायों को बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, आवास, शिक्षा की सख्त जरूरत है। संसाधनों का आवंटन। वित्त आयोग द्वारा राज्यों को करों का हस्तांतरण और विभिन्न योजनाओं के तहत बजटीय आवंटन जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही तय किया जाता है। प्रतिनिधित्व और परिसीमन। लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरी तरह जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। वैधानिक जातिगत गणना से सामाजिक न्याय नीतियों को अधिक सटीक बनाया जा सकेगा। गोपनीयता का वैधानिक आश्वासन और इसकी आवश्यकता। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नागरिकों से एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इस डेटा का उपयोग किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में या कर निर्धारण, आपराधिक जांच और कानून प्रवर्तन जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए नहीं किया जा सकता। ये गोपनीयता इसलिए आवश्यक है ताकि नागरिक बिना किसी डर या संकोच के अपनी व्यक्तिगत और आर्थिक स्थिति की सटीक जानकारी दर्ज करा सके, जिससे डेटा की शुद्धता, डेटा एक्यूरेसी बनी रहे। निष्कर्ष। जनगणना लोकतांत्रिक गवर्नेंस की नींव है। इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तकनीकी परिशुद्धता जैसे डेटा सुरक्षा और वैधानिक गोपनीयता के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है ताकि इसके आधार पर तैयार नीतियां समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस अंतरराष्ट्रीय संबंध। प्रश्न 1। हाल के दिनों में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच सभ्यतागत जुड़ाव सिविलाइजेशनल लिंक्स आधुनिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी का आधार बन रहे हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर की रूपरेखा। मॉडल आंसर। भूमिका। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी केवल आर्थिक और सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़ी हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करना और थाईलैंड में 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि की अंगूठियों व बौद्ध विरासत, जैसे नेपाल में ज्येष्ठा वर्ण महाविहार की खोज इस बात का जीवन प्रमाण है कि भारत और आसियान अजीम देशों का रिश्ता सदियों पुराना है। सभ्यतागत जुड़ाव का महत्व। ऐतिहासिक एवं भाषाई कड़ियां। थाईलैंड में ब्राह्मी लिपि की खोज और इंडोनेशिया के साथ रामायण व बौद्ध धर्म का साझा इतिहास दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। सॉफ्ट पावर का विस्तार। अल्पना जैसी लोक कलाओं को वैश्विक मान्यता मिलना, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल होना और साझा बौद्ध विरासत दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती देती है। आधुनिक रणनीतिक और आर्थिक आयाम। इंडो पैसिफिक में सुरक्षा। इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ मजबूत संबंध भारत को हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में एक संतुलित शक्ति बैलेंसिंग पावर के रूप में स्थापित करते हैं। आर्थिक सहयोग। प्राचीन मसाला मार्गों स्पाइस रूट्स का आधुनिक रूप अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कैरिबियाई और आसियान देशों में UP का विस्तार में बदल रहा है। निष्कर्ष। सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक कूटनीति का जरिया बनाकर कल्चरल डिप्लोमेसी भारत न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकता है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच खुद को एक विश्वसनीय और शांतिप्रिय साझेदार के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। GS पेपर 3 साइंस और टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा। प्रश्न 2। आंतरिक सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB और आधुनिक डिजिटल तकनीकों जैसे अभिज्ञान की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर की रूपरेखा। मॉडल आंसर। भूमिका। समकालीन समय में अपराधों के बदलते स्वरूप, साइबर अपराध, संगठित अपराध से निपटने के लिए पारंपरिक पुलिसिंग प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञान का लॉन्च और NCRB द्वारा डेटा का केंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी अनुप्रयोग और उनके लाभ। त्वरित फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक पहचान। अभिज्ञान के माध्यम से जांच एजेंसियां ऑन फील्ड रहते हुए संदिग्धों के फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक डेटा का मिलान केंद्रीय डेटाबेस से तुरंत कर सकती है, जिससे जांच के समय में कमी आती है। डेटा संचालित पुलिसिंग। डेटा ड्रिवन पुलिसिंग NCRB के नए नेतृत्व के तहत देश भर के अपराध आंकड़ों का विश्लेषण कर हॉटस्पॉट्स की पहचान करना और भविष्योन्मुखी पुलिसिंग प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को बढ़ावा देना आसान होगा। नागरिक सुरक्षा और अधिकार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में सुरक्षित फुटपाथ और सड़क सुरक्षा को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद शहरी अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने में तकनीकी डेटाबेस बेहद मददगार साबित हो सकता है। चुनौतियां। डेटा गोपनीयता। डेटा प्रिवेसी, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा के बड़े पैमाने पर संग्रहण से नागरिकों की गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा रहता है। पुट्टास्वामी फैसले के आलोक में। डिजिटल डिवाइड। जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मियों के पास आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी। आगे की राह। जांच में तेजी लाने के साथ साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन बना रहे। GS पेपर 3 इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस। अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय। प्रश्न 3। भारत में समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने में जनजातीय और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता पहलों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर की रूपरेखा। मॉडल आंसर। भूमिका। सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद वर्गों जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ग्रामीण आबादी का मुख्य धारा में आना आवश्यक है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ट्राइबेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म और उल्लास पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। समावेशी विकास में इन पहलों का योगदान। डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास। ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजातीय युवाओं को आधुनिक बाजार के अनुकूल कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा। पूर्ण साक्षरता की ओर कदम। उल्लास पहल के तहत राज्यों जैसे उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर होना को डिजिटल और बुनियादी साक्षरता से जोड़कर वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ DBT सुनिश्चित किया जा रहा है। लक्षित कल्याणकारी योजनाएं। कर्नाटक की दाक्षायणी योजना SC/ST महिला सशक्तिकरण और असम की चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना ये दर्शाती है कि विकास के लाभों का वितरण समतामूलक होना चाहिए। चुनौतियां। दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट और दूरसंचार बुनियादी ढांचे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। डिजिटल सामग्री का स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध न होना।
निष्कर्ष, ग्रामीण और जनजातीय समावेशन केवल आर्थिक सहायता से संभव नहीं है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीएस पेपर 2, हेल्थ और गवर्नेंस, स्वास्थ्य एवं शासन। प्रश्न 1, कैंसर के निदान एवं उपचार में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत और वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल तक पहुंच अत्यंत असमान बनी हुई है। इस असमानता के कारणों का परीक्षण कीजिए तथा समतामूलक कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। 15 अंक, 250 शब्द। उत्तर, भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सालाना लगभग 2.06 करोड़ कैंसर के नए मामले और करीब 1 करोड़ मौतें दर्ज की जा रही हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2050 तक वार्षिक मामले बढ़कर 3.5 करोड़ हो सकते हैं। ये संकट न केवल स्वास्थ्य से जुड़ा है बल्कि ये तीव्र सामाजिक आर्थिक असमानता को भी दर्शाता है। कैंसर उपचार में असमानता के मुख्य कारण आर्थिक विषमता और भारी खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। WHO के सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 45% प्रभावित लोग कैंसर के इलाज के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करते हैं। देशों के आय स्तर में अंतर, उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित 87% महिलाएं निदान के 5 वर्ष बाद तक जीवित रह पाती हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में ये दर केवल 42% है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC का अभाव, दुनिया के 3 में से 1 से भी कम देशों ने अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पैकेजों में कैंसर देखभाल को शामिल किया है। क्षेत्रीय असंतुलन, एशिया महाद्वीप में दुनिया की विशाल आबादी के कारण कैंसर के सर्वाधिक मामले 50.7% और मौतें 56.5% दर्ज होती हैं, जबकि बुनियादी ढांचा अभी भी अपर्याप्त है। मानसिक और सामाजिक अलगाव, मरीजों के साथ साथ देखभाल करने वाले कैregivers भी अत्यधिक मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव का सामना करते हैं। समतामूलक कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के उपाय, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में एकीकरण, भारत की आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत कैंसर के उन्नत उपचारों जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की वित्तीय कवरेज को और व्यापक बनाया जाए। प्रारंभिक निदान अवसंरचना, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्क्रीनिंग सुविधाओं को मजबूत किया जाए ताकि शुरुआती चरणों में ही बीमारी को पकड़ा जा सके। सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, आवश्यक कैंसर रोधी दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर उनकी कीमतों को नियंत्रित किया जाए। सहायक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा के साथ साथ मरीजों और उनके परिवारों के लिए परामर्श, काउंसलिंग और सामाजिक सहायता प्रणालियां विकसित की जाएं। जीएस पेपर 2, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एवं सामाजिक न्याय। प्रश्न 2, भारत में सटीक सामाजिक आर्थिक विकास और न्याय के लिए जातिगत आंकड़ों का संग्रह आवश्यक है, परंतु पूर्व के अनुभव इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करते हैं। जनगणना में ओपन एंडेड कॉलम बनाम क्यूरेटेड डिजिटल टूल्स के उपयोग के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। 15 अंक, 250 शब्द। उत्तर, भूमिका। भारत में आगामी जनगणना के पूर्वाभ्यास रिहर्सल के तहत जाति गणना के लिए ओपन कॉलम पद्धति का परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जातिगत आंकड़ों को सटीक रूप से दर्ज करना हमेशा से एक जटिल प्रशासनिक चुनौती रहा है। ओपन एंडेड पद्धति की सीमाएं, SECC 2011 का सबक। डेटा की विसंगति, वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC में उत्तरदाताओं को अपनी जाति लिखने की पूरी छूट ओपन कॉलम दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप देश में 46 लाख से अधिक जाति के नाम दर्ज हो गए, जबकि 1931 की जनगणना में ये संख्या केवल 4147 थी। उपनामों और उपजातियों का घालमेल, लोगों ने उपनाम, उपजातियां और गोत्र के नामों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया, जिससे पूरा डेटाबेस अत्यधिक भ्रामक और त्रुटिपूर्ण हो गया। केंद्र सरकार ने भी 2021 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह डेटा आरक्षण नीतियों के लिए उपयोग के योग्य नहीं है। क्यूरेटेड डिजिटल टूल्स का महत्व, बेहतर कार्यप्रणाली। डिजिटल हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग, वर्तमान में पारंपरिक कागजी पद्धति के बजाय प्रगणकों को डिजिटल हैंडहेल्ड उपकरणों हैंडहेल्ड डिवाइसेस से लैस किया जाना चाहिए। प्रीलोडेड क्यूरेटेड लिस्ट, प्रीलोडेड लिस्ट, इन उपकरणों में पहले से ही राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार जातियों और उपजातियों की एक सत्यापित सूची लोड होनी चाहिए। प्रगणक नागरिक से पूछकर सही प्रविष्टि को ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर सके, जिससे वर्तनी की गलतियां और विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। सटीक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, शुद्ध डेटा से कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण, टारगेटेड डिलीवरी, क्रीमी लेयर की पहचान और उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, जातिगत रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिए बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए डेटा की शुद्धता अपरिहार्य है। इसलिए ओपन एंडेड प्रविष्टियों के बजाय आधुनिक तकनीक और पूर्व सत्यापित डिजिटल सूचियों का उपयोग ही भविष्य की जनगणना को प्रासंगिक बना सकता है। जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। प्रश्न 3, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों इंडियन डायस्पोरा का अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय उभार द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है, परंतु यह उभरती भू राजनीतिक और घरेलू चुनौतियों से मुक्त नहीं है। कथन का विश्लेषण कीजिए। 10 अंक, 150 शब्द। उत्तर, भूमिका। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रवासी समुदाय अब आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विदेशी मूल का समुदाय बन गया है, जिसने पारंपरिक रूप से हावी रहे ब्रिटिश मूल के प्रवासियों को पीछे छोड़ दिया है। ये जनसांख्यिकीय बदलाव भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। रणनीतिक और आर्थिक लाभ, सॉफ्ट पावर और आर्थिक योगदान। भारतीय पेशेवर, छात्र और उद्यमी ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वहां के नीति निर्माण में प्रभाव बढ़ा रहे हैं। 4 स्तंभों की मजबूती, ये प्रवासन दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के 4 प्रमुख स्तंभों, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, रक्षा, डिफेंस, प्रवासी, डायस्पोरा और दोस्ती को नया आधार दे रहा है। उभरती चुनौतियां, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल बैकलैश। वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रवासी विरोधी लहर के बीच ऑस्ट्रेलिया में भी इस जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रति कुछ दक्षिणपंथी राजनीतिक समूहों द्वारा विरोध देखा जा रहा है, जिससे भारतीय समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। आंतरिक मतभेद, प्रवासी भारतीय समुदाय पूरी तरह से एकरूप, मोनोलिथिक नहीं है। विभिन्न घरेलू और राजनीतिक मुद्दों पर उनके अनुभवों और विचारों में भिन्नता है, जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, भारतीय प्रवासियों को केवल कूटनीतिक चर्चा का विषय, टॉकिंग पॉइंट बनाने के बजाय दोनों देशों को एक सुदृढ़ साझेदारी के वास्तविक स्तंभ के रूप में उनके अनुभवों और सुरक्षा को तरजीह देनी होगी।